सभी प्रथम पीयूसी के हिंदी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। हम वीडियो 1 में कुटिया में राजभवन कविता को देख चुके हैं। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पाठ्य पुस्तक में पहला जो पाठ बड़े घर की बेटी, इस पाठ को देखेंगे। इस जो पाठ को मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं। यह एक कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हमें मुंशी प्रेमचंद जी की जो परिचय लेना बहुत ही ज़रूरी है। इनका जो जन्म 31 जुलाई 1880 में काशी के निकट लमही नामक गांव में होता है। इनके जो पिता का नाम है अजायब राय, पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी है। इनके जो पिता एक डाक खाने में मामूली क्लर्क थे और इनका बचपन का नाम है धनपत राय। धनपत राय प्रेमचंद जी के बचपन का नाम है। प्रेमचंद जी का जो प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही होता है। उसके बाद जब यह लिखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले यह हिंदी में नहीं लिखते थे, यह उर्दू भाषा में लिखते थे। नवाब राय इस नाम से उर्दू भाषा में लिखते थे। उसके बाद जब हिंदी में लिखना प्रारंभ किए तो प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना प्रारंभ करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहते हैं। हिंदी साहित्य में इसको उपन्यास सम्राट कहते हैं और यह 300 से भी अधिक कहानियों को लिख चुके हैं, जो मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित है। आज हमें वे सारे मानस सरोवर के जो 8 भाग पुस्तक भी हमें मिलते हैं, चाहे तो आप लेकर पढ़ भी सकते हैं। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि ये सभी क्या है इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनके जो नाटक है करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि। इनके जो निबंध है साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार, ये सभी इनके प्रमुख निबंध हैं। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में होता है। यह बहुत ही हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रख्यात कवि है। आप लोग जो हायर एजुकेशन में जब जाते हैं तो अगर आप हिंदी भाषा को लेते हैं तो प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, वहाँ जरूरी भी रहता है। ओके, अब हम इस जो बड़े घर की बेटी पाठ में क्या क्या विचारधारा है, सबसे पहले आपकी पुस्तक में यहाँ पर दिया गया है, पहले उसको देख लीजिए। प्रस्तुत कहानी इसका अर्थ है बड़े घर की बेटी। इस कहानी में प्रेमचंद, यह जो कहानी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार, देख लीजिए यहाँ पर प्रेमचंद को सामाजिक जीवन, देख लीजिए ये जो लेखक समाज के बारे में, समाज में जो कुछ भी घटनाएं होते हैं उनके बारे में अत्यंत सूक्ष्म रूप से लिखने वाले जो लेखक हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है। रोज हमारे घर में जो जो घटनाएं घटते हैं उस आधार पर एक घटना को लेकर अत्यंत सूक्ष्म रूप से लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश किए हैं। आनंदी बड़े घर की बेटी है। इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है आनंदी, यह एक बड़े घर की बेटी है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। देख लीजिए, बड़े घर की बेटी होने के बावजूद भी जब उनका विवाह श्रीकंठ सिंह से होता है, जब श्रीकंठ सिंह का जो घर में
अभाव ही अभाव रहता है, फिर भी आनंदी क्या करती है, उस घर के अपने आप को अनुकूल बना लेती है, उस घर को एडजस्ट होकर जीना प्रारंभ करती है। एक दिन एक घटना होती है। क्या घटना यहाँ पर दिया गया है? एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया। अभद्र व्यवहार, इसका अर्थ है असभ्य व्यवहार। उन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? लाल बिहारी सिंह और आनंदी, इन दोनों के बीच में जब झगड़ा होती है तब आनंदी को क्रोध आता है। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियां शिथिल हो गई। झगड़ा इतना दूर चला जाता है कि दोनों भाइयों के बीच का जो प्रेम वह टूटने लगती है और लाल बिहारी सिंह अंत में घर छोड़कर जाने लगता है। तब इस तरह घर को बिखरता देखकर, घर में जो झगड़ा कुछ बड़ा होने के कारण आनंदी क्या करती है, उनके मन की जो सात्विक वृत्तियां, इसका अर्थ है अच्छे गुण, सत्व सहित गुण क्या हो जाते हैं, जाग उठती है और वह क्या करती है, लाल बिहारी को रोक लेती है। जब लाल बिहारी घर छोड़कर जा रहा था तब आनंदी क्या करती है, उस लाल बिहारी को रोक लेती है और बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। क्या बिगड़ रहा था? घर में इतना सारा झगड़ा हो रहा था कि लाल बिहारी घर छोड़कर जा रहा था, तो उसको रोक लेती है। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती। देख लीजिए यहाँ पर किस तरह की महिलाएं, उच्च कुल की महिलाएं, उनको जितना भी कष्ट आने दो फिर भी वह क्या करती है, उन सारे कष्टों को सह लेती है। यही इस कहानी का संदेश है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंध के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर इस पाठ का चयन क्यों किया गया है? पारिवारिक सदस्य, हम लोग घर में जब रहते हैं तो एक दूसरों के बीच अनेक संबंध रहते हैं। उन संबंधों के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध, तो उस संबंध को, उस महत्व को उजागर करना, जागृत करने के जो उद्देश्य से इस पाठ को यहाँ पर रखा गया है। अब हम क्या करेंगे, पाठ को प्रारंभ करेंगे, कहानी को प्रारंभ करेंगे। ओके, अब हम इस कहानी को प्रारंभ करेंगे। सभी विद्यार्थी अपने पुस्तक को सामने रखिए और जो बताते जाता हूँ उन विचारों को अपनी पुस्तक में देखते जाइए और ध्यान से सुनिए। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है बेनी माधव सिंह, यह उस कौन से गांव में रहते थे? गौरीपुर नामक एक गांव में रहते थे। उस गांव के जमींदार भी थे और नंबरदार भी थे। नंबरदार शब्द का अर्थ है गांव का भूस्वामी। ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಶಾನುಭೋಗರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ। उनके पितामह, किनके पितामह? बेनी माधव सिंह के पिता किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। इसका अर्थ है वे बहुत ही अमीर थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। उस गांव में एक पक्का तालाब और जो मंदिर कौन बनाए थे? बेनी माधव सिंह के पिताजी बनाए थे। अब वे क्या हो गए हैं? टूट गए हैं। अब उनका मरम्मत करना, ठीक करना भी बहुत ही मुश्किल है। इस तरह लेखक कहानी के प्रारंभ में लिखते आ रहे हैं। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। लोग बोलते हैं पहले जमाने में इस जो घर के सामने हाथी झूमता था। झूमना, झोंका खाना। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। उस हाथी जिस जगह पर खड़ी रहती थी उस जगह पर अब कौन है? एक बूढ़ी भैंस है। देख लीजिए यहाँ पर
जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था। देख लीजिए, जो बूढ़ी भैंस है सिर्फ अस्थि पंजर ही अस्थि पंजर दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था, क्योंकि वो बहुत दूध देती थी। कारण क्या है? एक न एक व्यक्ति हांडी लिए दूध लेने के लिए उसके पास खड़ा ही रहता था, बार बार दूध लेने के लिए जाते थे। इस तरह बता रहे हैं। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। देख लीजिए, कौन? बेनी माधव सिंह अपनी संपत्ति को, बहुत सारे संपत्ति को किसी न किसी झगड़े के मामले में जो कोर्ट जाता था, कचहरी जाता, तो वकीलों को देना पड़ता था, इसलिए अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति वकील को दे चुके हैं। उनकी वर्तमान आय, अब की आय यानी कि लाभ अथवा जो उनका जो पैसा, इनकम, जो आय शब्द का अर्थ क्या है? इनकम 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। एक वर्ष के लिए 1000 रुपये आता था, उससे भी ज्यादा तो नहीं था। लेकिन आजकल के जमाने की बात नहीं है, ये 1936 से पहले की बात है। आजकल तो 1000 रुपये आप लोग यूं जाकर यूं खर्च करके आते हैं, लेकिन उस जमाने में 1000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। कौन ठाकुर साहब? बेनी माधव सिंह। इस जो ठाकुर के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। बड़ा बेटा कौन है? श्रीकंठ सिंह है। देख लीजिए, उसने, देख लीजिए यहाँ पर श्रीकंठ सिंह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दिया जा रहा है। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। बहुत परिश्रम करके इन्होंने क्या किया है? बीए डिग्री पास किए हैं। अब एक दफ्तर में नौकर था, एक ऑफिस में, दफ्तर शब्द का अर्थ है ऑफिस में नौकर का काम कर रहा है। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह, उसका दूसरा बेटा कौन है? लाल बिहारी सिंह। देख लीजिए, दोहरे बदन का सजीला जवान था। दोहरे बदन, मोटे बदन, बदन शब्द का अर्थ है देह, सजीला जवान था। सजीला, सुंदर, आकर्षित जवान व्यक्ति था। देख लीजिए, भरा हुआ मुखड़ा। देख लीजिए, किसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है? लाल बिहारी सिंह के बारे में अब बताया जा रहा है। भरा हुआ मुखड़ा, मुखड़ा भरा हुआ है। देख लीजिए, भरना मतलब पूरे गाल इस तरह भर गए हैं। देख लीजिए, चौड़ी छाती, छाती ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। रोज उठते ही वह क्या करता था? 2 सेर दूध, 2 सेर मतलब 2 लीटर दूध उठते ही पीता था, इसलिए वह बहुत ही सजीला जवान था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इससे विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा। श्रीकंठ सिंह की दशा, दशा शब्द का अर्थ है ಸ್ಥಿತಿ, ಈತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यूछावर कर दिया था। वे क्या किया था? अपने दोनों आंखों को सिर्फ पढ़ाई के लिए ही अपना जीवन पूरा बिता दिया था। मतलब बीए डिग्री पास करने के लिए वो क्या किया था? सिर्फ रोज काम ही काम करता था, अध्ययन ही अध्ययन करता था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। कौन से 2 अक्षर? बीए, 2 अक्षरों ने, मतलब बीए डिग्री पास करने के लिए वह क्या किया था? उनका जो शरीर क्या हो गया था? निर्बल बन गया था, और चेहरा भी, चेहरा फेस कांतिहीन बन गई थी। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था।
वैदिक ग्रंथ जो अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ा करने के लिए वो क्या करता था, रोज वैद्य संबंधी पुस्तकों को पढ़ता था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। आयुर्वेदिक औषधियों के ऊपर हम लोग आजकल अस्पताल जाते हैं तो जो अंग्रेजी मेडिसिन लेते हैं, लेकिन इनका जो विचार है, इनका जो विश्वास किन पर था, आयुर्वेदिक औषधियों पर इनका विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। रोज सुबह और शाम को इनके कमरे से ಖರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರಳು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को उसमें डालकर हम क्या करते हैं, कूटते हैं, बाद में उससे औषधि बनाकर हम लोग खाते हैं। इसलिए ये भी ऐसा ही करता था, इसलिए इनके कमरे से कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई देता था, मतलब इसके कमरे से जो आवाज आती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। लाहौर से और कलकत्ते के जो वैद्यों से जो लिखे हुए अच्छे अच्छे ग्रंथों को यह क्या करता था, पढ़ता था, और उसी तरह अपने जो घर में औषधियों को बनाकर यह खाता था। कारण क्या है, अपने स्वास्थ्य रक्षा के लिए यह ऐसा करता था। श्रीकंठ सिंह जो इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। ये अंग्रेजी डिग्री उस जमाने के बीए डिग्री को यह प्राप्त किए थे, फिर भी यह अंग्रेजी सामाजिक प्रथाएं, अंग्रेज के जो पद्धतियों को यह प्रेम नहीं करता था, भारतीय संस्कृति को ही यह क्या करता था, प्रेम करता था, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं को यह क्या करते थे, तिरस्कार करते थे, और भारतीय संस्कृति को यह प्रेम करते थे। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। इस कारण से उस जो गांव में श्रीकंठ सिंह का बहुत ही सम्मान था। सम्मान यानी कि सभी लोग इसे गौरव देते थे। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। देख लीजिए, दशहरे के दिनों में रामलीला का आयोजन उनके गांव में होता था। रामलीला मतलब राम जी के जीवन काल के किसी कृत्य का अभिनय, राम संबंधी कोई न कोई विशेष कार्यों को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करना, वह क्या है, रामलीला। ये क्या करते थे, उस गांव में जो रामलीला होती थी उसमें किसी न किसी पात्र का पार्ट भी लेते थे। उस गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। उस गांव में पहले रामलीला का आयोजन नहीं होता था। श्रीकंठ सिंह के वजह से ही उस गांव में रामलीला का आयोजन होने लगा। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। प्राचीन हिंदू सभ्यता, इस रामलीला में क्या होता है, हमारी भारतीय सभ्यता का गुणगान इसमें है, वही विचारधारा रामलीला में व्यक्त होता है। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। इस घर में कोई भी रामलीला में भाग नहीं लेते थे, सिर्फ श्रीकंठ सिंह इतना ही उसमें भाग लेते थे और उसका पूजा पाठ करते थे। उपासक यानी कि पूजा पाठ करने वाला। किसका पूजा पाठ करने वाला, राम संबंधी विचारों को, राम को। इस तरह आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। देख लीजिए, यहाँ पर लेखक क्या बताया जा रहा है, आजकल की स्त्रियों के बारे में यहाँ पर प्रेमचंद लिखते आ रहे हैं। जब आजकल शादी होते ही लड़की क्या कर रही है, अपने पति को लेकर अलग घर बसा रही है। शायद आप लोग देखे होंगे,
शायद आपके घर में भी हुए होंगे, देख लीजिए यहाँ पर। लेकिन यह जो विचारधारा हमारे देश के लिए, हमारे जाति के लिए हानिकारक है। इस तरह श्रीकंठ सिंह के मन में एक विचारधारा थी। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। गांव में कुछ स्त्रियां श्रीकंठ सिंह की निंदा करते थे। कारण क्या है? जब भी वे अपने पति को लेकर अलग घर बसाना चाहती थी तो श्रीकंठ सिंह ही मना करता था और उनको उस जो घटना को रोकता था। इसलिए कुछ स्त्रियां, कुछ ललनाएं शब्द का अर्थ है स्त्रियां, श्रीकंठ सिंह को निंदा करते थे। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। कुछ स्त्रियां तो श्रीकंठ सिंह को अपने शत्रु मानते थे। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। किनके पत्नी को? श्रीकंठ सिंह की पत्नी को भी इस विषय पर कुछ न कुछ विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी। उसके पत्नी को उस घर में सास ससुर से भी घृणा नहीं था, देवर या जेठ से भी घृणा नहीं था, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी, बहुत कुछ सहने पर भी, बहुत कुछ तरह देने पर भी उस घर में, उस परिवार में अगर निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से, आगे के जो दिनों की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अपनी खिचड़ी पकाना, अपना जो खाना अलग बनाकर खाना चाहिए। इस तरह उनकी पत्नी भी यही बात कहती थी। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। देख लीजिए अब आनंदी के बारे में। आनंदी बाद में श्रीकंठ सिंह के साथ विवाह होता है। यहाँ आनंद, अब तक क्या किया गया है? बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह, इनका परिचय दिए लेखक। अब आनंदी का परिचय भी अब देते हैं। आनंदी एक, देख लीजिए यहाँ पर आनंदी बाद में इसका पत्नी है। किसकी जो पत्नी है? श्रीकंठ सिंह। देख लीजिए आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। उसके बाप क्या है? एक छोटी सी रियासत। रियासत शब्द का अर्थ है संस्थान। रियासत शब्द का अर्थ है संस्थान के तालुकेदार थे। तालुकेदार मतलब तालुक का अधिकारी थे। विशाल भवन, उसका जो घर विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते इसके घर में, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज शब्द का अर्थ क्या है? एक शिकारी पक्षी है यह। बहरी शिकरे इसका अर्थ है बाज से एक छोटा सा शिकारी पक्षी है ये भी। झाड़ फानूस, घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ और उसमें दीप। ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं। भोग्य पदार्थ इसका अर्थ है अनुभव करने वाले पदार्थ, अनुभव करने वाले वस्तुएं, ये सभी इनके पास थे। देख लीजिए ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटी, इसका अर्थ है सम्मानित। मैजिस्ट्रेटी मतलब दंडाधिकारी, इस तरह अर्थ होता है। नाम था भूप सिंह। आनंदी के पिता का नाम क्या है? भूप सिंह। इनके पिता भूप सिंह। आनंदी के पिता का नाम क्या है? भूप सिंह है। देख लीजिए बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। इस व्यक्ति के लिए एक भी लड़का पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ लड़कियां पैदा हुई थी। 7 लड़कियां हुई। इसको कितनी लड़कियां हुई? 7। और दैव योग से सब की सब जीवित रही।
भगवान की कृपा से सभी लोग, सभी सातों लड़कियां जीवित रहीं। ऐसा क्यों लिखा गया है प्रेमचंद जी यहाँ पर? इसका अर्थ है कि उस जमाने में अस्पताल ठीक तरह से नहीं थे। बच्चे क्या होते थे, जन्म लेते ही कुछ न कुछ कारणों से एक एक बार मर जाते थे, लेकिन इनका दैव योग अच्छा था, इसलिए सभी के सभी जीवित रहे। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए। प्रारंभ में अपने 3 लड़कियों का विवाह बहुत ही उमंग से, उत्साह से, दिल खोल कर, इसका अर्थ है ज्यादा पैसा खर्च करके करते हैं। पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया। इसके बाद इस तरह पैसा खर्च करने के वजह से इनके कितने 15-20 हजार रुपये कर्ज इसके सिर पर हो जाता है। तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। हाथ समेटना, हाथ इकट्ठा करना, अब खर्च करना इसके लिए नहीं हो रहा था। आनंदी चौथी लड़की थी। देख लीजिए यहाँ पर आनंदी श्रीकंठ सिंह के साथ जब विवाह होता है तो ये जो लड़की क्या है, भूप सिंह के जो चौथी लड़की थी, वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। कौन रूपवती और गुणवती थी? आनंदी थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। सुंदर बच्चों को हर वक्त अपने माता पिता क्या करते हैं, ज्यादा प्रेम करते ही रहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करे। इस लड़की तो वे बहुत प्रेम करते थे, अब इसके पास पैसे भी नहीं थे, सिर पर कर्ज था, तो इसका जो विवाह किसके साथ करना है, इस तरह सोच रहे थे। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकारता कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। देख लीजिए वे क्या करना चाहते थे, अपने आप को भाग्यहीन भी न समझना चाहिए और ऋण भी इसका ज्यादा न हो, इस तरह वे सोच रहे थे। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। कौन? एक दिन अचानक श्रीकंठ सिंह किसके पास आते हैं? भूप सिंह के पास आते हैं। क्यों आते हैं? किसी चंदे के रुपये मांगने के लिए आते हैं। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। नागरी प्रचार मतलब देवनागरी भाषा का प्रचार के लिए कुछ चंदा वसूल करना, मतलब पैसा वसूल करना। शायद आप लोग देखे होंगे जब हर साल जब गणपति को हम लोग बिठाते हैं तो घर के आसपास के लोग इकट्ठे होकर घर घर जाकर कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। उस तरह श्रीकंठ सिंह भी क्या करता है, भूप सिंह के घर को जाता है। क्यों जाता है? चंदा वसूल करने के लिए जाता है। भूप सिंह उसके स्वभाव पर रीझ गए। रीझ जाना, प्रसन्न होना, और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। देख लीजिए, जब भूप सिंह श्रीकंठ सिंह के जो स्वभाव को देखते ही उसे अत्यंत आनंद हो गया और वे क्या किए, अपनी चौथी लड़की आनंदी को किसके साथ विवाह करते हैं? श्रीकंठ सिंह के साथ क्या करते हैं? विवाह करते हैं। आनंदी अपने नए घर में आई। इनका नया घर कौन सा है? पति का घर। वहां पर आती है तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। यहाँ का रंग ढंग, इसका अर्थ क्या है? इस घर के आचार विचार कुछ अलग थे। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी। आनंदी को बचपन से क्या थी? टीम टाम की आदत। टीम टाम यानी कि श्रृंगार। वह यहाँ नाम मात्र को भी न थे। यहाँ आने के बाद वो सब बिल्कुल नहीं था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहाली तक न थी। इसके घर में हाथी घोड़ा बिल्कुल नहीं थे। इतना ही नहीं, एक सजी हुई बहाली, बहाली शब्द का अर्थ है बैलगाड़ी, भी इनके घर में नहीं थे। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी।
पर यहाँ बाघ कहाँ। वो जब स्लीपर लाई थी, लेकिन इसके जो घर के सामने बाघ बिल्कुल नहीं था। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। देख लीजिए, ये सब बिल्कुल नहीं थे इनके घर में। यह सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था। देहाती गृहस्थ, देहाती इनके गांव में रहने वाला घर था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान भी देखे ही न थे। देख लीजिए, इस घर में आने के बाद वह क्या करती है, अपने आप को इस घर के अनुकूल बना लेती है। इस घर में सभी लोग जिस तरह रहते हैं उसी तरह यह भी रहने लगते हैं। यहाँ तक इस जो कहानी के पहला भाग समाप्त हो गया। दूसरे भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे।